नमस्कार, खबर मतलब की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉक्सो न्यायालय से। जी हां, पॉक्सो न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। औरैया जिले में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में लगातार 8 दिन तक सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। साथ 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल मासूम 1 अगस्त को खेलने के लिए घर से बाहर चली गई थी, तब पड़ोसी श्याम वी ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के 28 दिन के अंदर ही आरोपी को सजा सुना दी गई है। पॉक्सो न्यायालय ने यह फैसला बेला थाना क्षेत्र के मामले में सुनाया है। ये मामला बहुत संगीन था। 4 साल की बच्ची होने के कारण और जनता में बहुत आक्रोश था। लिहाजा हम लोगों ने पूरी अभियोजन टीम ने ये तय किया कि इस मामले को त्वरित रूप से निपटाया जाए और इसका निस्तारण 9 दिन में हम लोगों ने करा दिया। जीडीपी में गिरावट के बीच एक अच्छी खबर है। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 10 सरकारी बैंकों को आपस में विलय की घोषणा कर दी है। अब देश में कुल 12 सरकारी बैंक होंगे। बैंक, Oriental Bank of Commerce and United Bank, 3 together. Canara Bank with Syndicate Bank. They will be the 4th largest PSB. Union Bank of India with Andhra Bank and Corporation Bank. 4th one is important. Indian Bank with Allahabad Bank. $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार कई अहम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय का ऐलान किया गया है। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय होगा, जबकि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा। We think are important so that the credit in the economy also grows commensurate with the desire that we have to reach a $5 trillion economy. वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों के मर्जर की तारीख का ऐलान बाद में होगा। साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले से देश में बैंक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जो एम्प्लॉयमेंट की और जो एचआर की जो बेनिफिट्स हैं वो और इम्प्रूव हो रहे हैं। तीनों बैमल के जो तीनों या दोनों के कॉम्बिनेशन है उनमें जो भी बेस्ट है वो उसमें आ जाएगा। इसलिए ना सर्विस कंडीशंस होंगी बल्कि जो सर्विस कंडीशन से इम्प्रूव भी हो रही हैं और ट्रांसफर्स की भी मोबिलिटी बढ़ रही है उनकी। ये खासतौर से इंश्योर करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी स्टेज में इससे सिर्फ बेटर ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। बता दें कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा बैंक बन जाएगा, जिसका कारोबार 11,437 ब्रांच के साथ 17.94 लाख करोड़ का होगा। सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद केनरा बैंक देश का चौथा बड़ा बैंक बन जाएगा, जिसका कारोबार 15.20 लाख करोड़ का होगा। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक के विलय के बाद इसका व्यापार 14.59 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक के विलय के बाद इंडियन बैंक देश का 7वां बड़ा बैंक बन जाएगा, जिसका कारोबार 8.08 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए 55,250 करोड़ रुपए का मदद देने का ऐलान भी किया है। बता दें कि मोदी सरकार 1 में स्टेट बैंक में उसके 5 सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था, जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गए हैं। अब सरकार के नए ऐलान के बाद देश में 27 के बजाय केवल 12 सरकारी बैंक ही रहेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस को 3300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से भारी रिकवरी जारी है। बैंकों के एनपीएस में भारी कमी आ रही है। सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि देश की इकोनॉमी को न्यू इंडिया बनाने में रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
इस विलय की अच्छी बात ये भी है कि इससे किसी भी कर्मचारी की नौकरी भी नहीं जाएगी। बढ़ेंगे आगे, अब बात करते हैं आगरा की। आगरा पहुंचे प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कांशीराम की मौत को रहस्यमय बता दिया है। इसके लिए डॉक्टर धर्मेश ने कांशीराम की बहन के आरोपों का हवाला दिया है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वर्ण कौर में मायावती पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कांशीराम की बहन को आगे आना चाहिए। मंत्री ने भरोसा दिया है कि परिवार मांग करेगा तो सीबीआई जांच कराने की बात भी आगे बढ़ा दी जाएगी। बहन स्वर्ण कौर, उन्होंने कई बार कई सभाओं में ये स्पष्ट रूप से मांग की है कि मेरे भाई कांशीराम जी की जो मौत हुई थी वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, और इसके पीछे वो मायावती का जो बसपा की नेता हैं मायावती जी, उसको दोषी ठहराती हैं कि मेरे भाई की उन्होंने हत्या करवाई है। और उन्होंने ये कहा कि मेरे परिवारजनों को, मेरी माँ को मेरे भाई से मिलने नहीं दिया गया। दरअसल कांशीराम की बहन मायावती पर यह आरोप लगाती रही है कि मायावती हमारी दुश्मन नंबर 1 है। उन्होंने मेरे भाई को जीवन में आखिरी समय में बंदी बनाकर मार डाला और परिवार को उनसे मिलने तक नहीं दिया। मेरी बुजुर्ग मां भी कांशी के वियोग में मर गई। मायावती ने 2003 में कहा था कि उनके पास कांशीराम के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेरी मां ने तुरंत उन्हें अपने सोने के कंगन दिए थे। बीएसपी को मायावती ने लूट लिया है। इधर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की एक बड़ी मुहिम, जी हां, देश भर में सीबीआई का सर्च अभियान हुआ। लखनऊ, गाजियाबाद, जयपुर समेत 150 जगहों पर सीबीआई ने सर्च अभियान चलाया। सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार हटाना है, ये मकसद है, और आम लोगों और व्यापारियों के भ्रष्टाचार से इस बाबत राहत मिलेगी। तो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है भ्रष्टाचार पर। एक बड़ी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की 150 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे और सरकारी विभागों में किस तरीके से खत्म किया जाएगा भ्रष्टाचार, इसकी बानगी भी दिखा दी। वक्त में इस तरह के सर्च ऑपरेशन कई और भी देखे जा सकते हैं, कई राज्यों में देखे जा सकते हैं, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इस तरह के सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद देश में काफ़ी चर्चा है और आने वाले वक्त में सीबीआई कई और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बागपत में एक शख्स ने ट्वीट करके पुलिस को सूचना दी कि ट्रेन में उसके साथ मारपीट हुई है, उसकी दाढ़ी काट दी गई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जब पूरे मामले की गहराई से जांच की गई तो मामला फर्जी निकला। 3-4 दिनों से मुझे गर्मी सी महसूस हो रही थी, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं दाढ़ी कटवा दूं। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील टाइप का मामला था, जैसे ही ये संज्ञान में आया हम लोगों ने तत्काल इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस थाने में कान पकड़कर खड़े इस शख्स का नाम मोहम्मद फारूक है, जो अपनी कारस्तानी की वजह से पुलिस की गिरफ्त में है। सबसे पहले ये जानिए कि आखिर फारूक मियां ने किया क्या है। पिछले 3-4 दिनों से मुझे गर्मी सी महसूस हो रही थी, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं दाढ़ी कटवा दूं। तनी क्या सर, मेरे सिर पर शैतान सवार हो रहा था क्या, बस 3-4 दिनों से मेरा मन कर रहा था। सिर पर शैतान चढ़ा तो स्वेच्छा से अपनी दाढ़ी कटवा दी और दोस्तों को फोन करके ये अफवाह फैला दी कि दिल्ली जाते वक्त ट्रेन में कुछ युवकों ने जबरदस्ती उसकी दाढ़ी काट दी। जैसे घर पे आया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। अब मैंने तो सबको झूठ मूठ यही कहानी बनाई कि मेरे साथ में ऐसे ट्रेन में हो गया और मेरे साथ मार पिटाई हुई और मेरी दाढ़ी जो है कतरी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद बागपत पुलिस सक्रिय हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस ने उस नाई से भी बात की जिसने फारूक की दाढ़ी काटी थी और घटना का खुलासा कर दिया। इन्होंने एक फेक स्टोरी, एक झूठी न्यूज़ अपने दिमाग में सोच ली। उसके कंप्लेंट में इन्होंने अपना पहले शर्ट फाड़ा, अपना कपड़ा फाड़ा और घर वालों को जाकर ये बताया कि मुझे लूटा गया है, मारा गया और मेरी दाढ़ी काटी गई है।
फारूक मियां की इस झूठी दास्तां का पुलिस ने वक्त रहते पर्दाफाश कर दिया, वरना इस तरह की घटना और अफवाह की परिणति कई बार हिंसक होती है। बागपत से न्यूज़ 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। चलिए, आईएनएक्स मीडिया केस में हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट में फिर से झटका दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम की हिरासत अवधि 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने मान लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिया गया विवादित बयान विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के लिए मुसीबत का सबब बना है। फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने बाटला हाउस पर सलमान खुर्शीद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर चुटकी ली थी। इसके बाद खुर्शीद ने सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। उस वक्त खुर्शीद का ये बयान मीडिया की सुर्खियों में रहा था। इसको लेकर कोतवाली थाने के अंतर्गत बीजेपी समर्थक अनूप मिश्रा ने वर्ग विशेष की भावनाएं भड़काने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप का मामला दर्ज कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में श्री सलमान खुर्शीद साहब द्वारा की गई थी, जिसको लेकर के एक मुकदमा कायम करवाया गया था पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा। विवेचनाधीन था मुकदमा और अब विवेचना पूरी कर उसकी चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित की गई। यूपी के इतिहास में पहली बार गांधी जयंती के मौके पर 48 घंटे का सत्र बुलाया जाएगा, जो बिना ब्रेक के चलेगा। उपलब्धियों को हासिल करने के लिए तय किए गए लक्ष्य प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की राय पर यह अनुभव प्रयोग किया जा रहा है। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया है। सभी दलों ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। और खबर मतलब कि मैं वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे हम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खबर मतलब की में। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसका कश्मीर के नाम पर ड्रामा भी जारी है। सीमा पार से कभी मजहबी काटा जा रहा है तो कभी कश्मीरी ओवर की नौटंकी हो रही है, जिसका हिंदुस्तानी आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर पर ड्रामा, पाकिस्तान में हंगामा। बात मुल्क की है, मजहब में मत उलझाओ। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पेट खाली, इमरान की कव्वाली। अब इसे कव्वाली नहीं तो और क्या कहेंगे। कश्मीर मसले पर मिल रही चौतरफा हार के बाद भी पाकिस्तान की धमकी जारी है, इमरान का नाटक जारी है। हम आपको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की नई धमकी भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कश्मीरी आवर के नाम पर पाकिस्तान में आयोजित एक फ्लॉप शो का नजारा। इमरान का फ्लॉप शो, तस्वीर नंबर 1। पूरा जोर लगाने के बाद भी वहां की आवाम पाकिस्तानी हुक्मरान को कैसे कोस रही है। विरोध प्रदर्शन के प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए सरकार ने ट्रैफिक भी रोक कर रखा, जिससे कड़ी धूप में लोगों को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मोदी ऊपर से बोला जाएगा कुछ। इमरान का फ्लॉप शो, तस्वीर नंबर 2। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच कश्मीरी आवर का आयोजन करवाया और इस दौरान ऑफिस, अस्पताल तक बंद कर दिए। इतना ही नहीं, ट्रैफिक को भी रोकने की कोशिश की गई। एक तो लोग रुके नहीं और जहां जबरन रोके गए वहां जमकर हंगामा किया। हकीकत ये है कि कश्मीर को लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और बार बार परमाणु बम से दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। सीमा पार से धमकी और साजिश का खेल जारी है।
कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान अब मजहबी कार्ड खेल रहा है। वो दुनिया भर के मुसलमानों को कश्मीर के खिलाफ भड़काने की साजिश कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के इस मुहिम की सारी हवा ही निकाल दी है। पाकिस्तान के मुसलमानों को बेचना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के मुसलमानों की बर्बादी चाहते हैं। वो देश हमें ललकार रहा है जिनके खुद के वादे हैं। हमारे यहाँ का तालमेल है, इसको बिगाड़ने की कोशिश बराए करम कोई भी न करे, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई खित्ता हो। वो पाकिस्तान अपने अंदर देखे। हर मोर्चे पर मिली हार से बौखलाया पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों को बरगलाना चाहता है, मजहबी जाल में उलझाना चाहता है, लेकिन वो भूल रहा है कि हिंदुस्तान की आवाम अपने मुल्क के लिए दिलो जान कुर्बान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान चाहे जितना सर पटक ले, वे हिंदुस्तान को बांट नहीं पाएगा, ना ही हिंदुस्तान की आवाम को। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। हुकूमत हिंद से भी ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान से पुरजोर मुखालफत करे और उसे बताए कि जब युद्ध हुआ था कारगिल तो उसका क्या नतीजा हुआ था और इससे बुरा नतीजा हो जाएगा अगर इसने फिर कोई चाल चली तो। वहाँ की मस्जिदें महफूज नहीं है, वहाँ के लोग महफूज नहीं है, तो हमारा क्या ख्याल करेगा। हम तो खुद हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर है, कश्मीर हमारा है। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक भाई हैं। हमारे विरोध से ही उसकी राजनीति चलती है, लिहाजा वो अब भी समझ जाए, अगर उसको दुनिया में रहना है अपने नक्शे कदम पे वापिस हो जाए। पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों को अपने तक रखे और हमारे अमन चैन को छीनने की कोशिश न करे। पाकिस्तान कर रहा है, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो परेशान ना करे और वो अपने राष्ट्र के लोगों की और वहाँ की परेशानियों और वहाँ के विकास को बढ़ाए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान यदि एक एक बाल्टी बॉर्डर पे डाल देगा तो बह जाएगा पाकिस्तान। यूपी की दहाड़ आपने सुनी है, तो उत्तराखंड से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है। सुनिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को उत्तराखंड की आवाम ने क्या जवाब दिया। भावना जताई जा रही है और लग रहा है कि पाकिस्तान हमारे देश के मुस्लिमों को उकसा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या आप इससे समर्थन करते हैं या क्या लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान या इमरान खान के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुमने देखा है जो दिन में वो ख्वाब अच्छा है और हमको मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है जब से धारा 370 हटाई गई है और वो देश की आबो हवा खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान वतन परस्त मुसलमान है। वो चाहता है कि यहाँ पर कोई बवाल हो और मैं इसका फायदा उठाऊं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इतना अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा तबका है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है। हमारा देश है, हमारा वतन है, हम तो अपने वतन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें किसी पाकिस्तान या किसी और मुल्क से कोई मतलब नहीं है। देखो, मुसलमान उकसाने वाला थोड़ी है। मुसलमान तो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेगा। मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। ये जो पाकिस्तान काम कर रहा है ये तो उसका सदियों से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। वो तो पुराने काम है उसके और वो आज तक कभी वो ना सुधरा है ना सुधरेगा। ये तो हमारे मोदी जी ने थोड़ा सा उस पर शिकंजा कस रखा, जो थोड़ा बहुत वो अभी शांत है और हम चाहते हैं कि मोदी जी और उस पर शिकंजा कसें ताकि वो और शांत रहे। देश के मुस्लिम पूरी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में हैं और जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकत कर रहा है उसको लेकर तमाम तरह से विरोध यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान की सुन ले पाकिस्तान और संभल जाए। इसी के साथ खबर मतलब कि मैं अभी के लिए बस इतना ही।